हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास 6 की, और 5 चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे 6वें चैप्टर की, और 6वें चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये याद रखना है कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी को हम लोग पर्वत कहते हैं। स्थल रूपों का निर्माण दो तरह से निर्माण होता है, एक आंतरिक प्रक्रिया से और एक बाह्य प्रक्रिया से। सतह कहीं ऊपर तो कहीं नीचे धंस जाती है। आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा जब निर्माण होता है तो आपने देखा होगा कहीं कहीं ज़मीन एकदम से धंस जाती है। वो आंतरिक क्रियाओं की वजह से ही होता है, कुछ ना कुछ कारण। बाह्य प्रक्रियाओं में किनका रोल होता है? बहते हुए जल का, वायु का, बर्फ़ का, इन सब का रोल होता है। तो बाह्य प्रक्रियाओं द्वारा भी स्थल रूपों का निर्माण होता है। स्थल के लगातार बनने तथा टूटने की प्रक्रिया ये बाह्य कारकों के कारण होती है। पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाने को हम लोग अपरदन कहते हैं। जैसे पृथ्वी की सतह टूटकर जब घिस जाती है तो उसको अपरदन कहा जाता है, लेकिन सतह को पुनः बराबर करना निक्षेपण कहलाता है। तो ये अपरदन और निक्षेपण ये क्रियाएं वायु द्वारा भी होती हैं, जल द्वारा भी होती हैं। जैसे वायु चीज़ों को काट कर धीरे धीरे उड़ाकर छोटा करती जाती है, काटती जाती है। अरावली श्रेणी का उदाहरण है कि अब उसका केवल अवशेष रह गया है, और वो धूल कहीं ना कहीं जाके जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे वो उसको गिरा देती है, तो वहाँ पे बराबर हो जाता है, उसको निक्षेपण कहा जाता है। पर्वत का शिखर छोटा होता है, आधार चौड़ा होता है। जैसे ऐसा कुछ होता है ना, ऊपर जो शिखर है छोटा है, आधार चौड़ा होता है इसका पर्वत का। पर्वतों पर बर्फ़ से जमी रहने वाली नदियों को हम लोग हिमानी कहते हैं। पर्वतों का एक रेखा के क्रम में व्यवस्थीकरण श्रृंखला कहलाता है। जैसे कई सारे पर्वत एक क्रम में व्यवस्थित हैं तो उनको पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। हिमालय एशिया महाद्वीप में है, आल्प्स यूरोप में है, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में है। पिछले चैप्टर में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। 3 प्रकार होते हैं पर्वतों के: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, जिनको हम लोग फिगर के माध्यम से आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग स्थल रूपों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे पर्वत बना हुआ है, और ये एक पठार बना हुआ है, झील है। एक सहायक नदी आकर मेन नदी से मिल रही है, ये मुख्य नदी है। इस नदी से डेल्टा का निर्माण हो रहा है, ये नदी का मुहाना है, वितरिका है ये। और यहाँ पे मैदान है, तट है, समुद्र है, द्वीप है। द्वीप का मतलब जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। प्रायद्वीप का मतलब है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। स्थल संधि और जल संधि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। स्थल संधि जो वो स्थल का वो संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को जोड़ता है। यहाँ पे देखिए, एक ये बड़ा खंड है, एक ये बड़ा खंड है, इन दोनों को जोड़ रहा है ये पतला सा। तो ये हो गया स्थल संधि। बाकी जल संधि की बात करें तो 2 बड़ी जल राशियों को जो जोड़ता है उसको हम लोग जल संधि कहते हैं। एक यहाँ पे देखिए बड़ी जल राशि है, एक ये है। इन दोनों को ये जो जल का सकरा भाग जोड़ रहा है यहाँ से, इसको हम लोग जल संधि कहते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ रह गई है, पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे देखिए कई पर्वत जब एक क्रम में व्यवस्थित हों तो इसको हम लोग पर्वत श्रृंखला कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो पर्वत के प्रकारों के बात करते हैं। वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण हैं। भारत की अरावली श्रृंखला सबसे पुरानी मानी जाती है इस मामले में। उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन, रूस के यूराल पर्वत ये गोलाकार हो गए हैं। अपरदन की क्रिया द्वारा घिसी हुई श्रृंखला, सतह ऊबड़ खाबड़, शिखर शंक्वाकार, ये सब वलित की खासियत हैं कि अपरदन की क्रिया द्वारा घिसी हुई श्रृंखला ये हो जाती है, सतह ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, शिखर शंक्वाकार हो जाता है। भ्रंशोत्थ पर्वत की क्या खासियत है? बहुत बड़े भाग का टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापन। यूरोप की राइन घाटी और वासजिस पर्वत इसके उदाहरण हैं। ऊपर उठे खंड को उत्खंड या हास्ट कहते हैं, और नीचे धंसे खंड को द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन कहते हैं। तो इनको अभी हम लोग फिगर के माध्यम से आगे समझते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी।
ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा बनते हैं, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा। ये दोनों उदाहरण आप याद रखना, इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद पहला देखते हैं वलित पर्वत। तो अगर दो तरफ से बल लग रहा है, इधर से भी इधर से भी, तो ये बीच में वलन की वजह से ऊपर उठने लगता है और इस तरह से वलित पर्वत का निर्माण होता है। जैसे हिमालय का निर्माण हो रहा है दो प्लेटों के बीच में वलन की वजह से। अगला है भ्रंशोत्त पर्वत। तो यहाँ पे देख रहे होंगे इतने पूरे एरिया की जो भूपर्पटी या भूमि कह सकते हैं, वो अचानक से अंदर पूरी की पूरी धंस गई है। तो इससे दो आकृतियों का निर्माण हुआ है। एक दो तरफ तो ये उठा हुआ भाग बन गया है, तो इसको उत्खंड भ्रंश कहते हैं, उत्खंड भ्रंश, या जिसको हास्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। और जो भाग धंस गया है उसको द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, यानी ग्राबेन। तो ये भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण इस तरीके से होता है। सबसे लास्ट है ज्वालामुखी पर्वत। जो ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा जिन पर्वतों का निर्माण होता है उनको हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये यहाँ पे देखिए अंदर मैग्मा, गरम गरम मैग्मा है, और ये जब बहुत ज़्यादा दबाव, अत्यधिक दाब बनाकर विस्फोट करता है किसी भी पर्वत में, पठार में, तो वहाँ से ये जब तक गर्म द्रव पदार्थ अंदर रहता है तब तक इसको मैग्मा कहते हैं, और जैसे ही ये बाहर आ जाता है तो इसको हम लोग लावा कहते हैं। और यही लावा इधर उधर सब फैल कर ऊँचा करता जाता है, और इस तरह से जो आकृति का निर्माण होता है वो होता है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो ये हो गया है ज्वालामुखी पर्वत। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्वतों से लाभ, बहुत सारे लाभ हैं। जल का संग्रह करते हैं, नदियों के स्रोत होते हैं, यहीं से नदियाँ बहुत सारी निकलती हैं। पर्वतीय जल का उपयोग सिंचाई में भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों से ईंधन, चारा, आश्रय, गोंद, रेजिन इत्यादि पाया जाता है। सैलानियों द्वारा पर्वतों की यात्रा की जाती है उसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए, तो टूरिज़्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। विभिन्न पर्वतीय खेल भी होते हैं, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग आदि। ये सब पर्वतों से लाभ हैं, तो उतना इम्पोर्टेंट कुछ खास है नहीं। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? सतत विकास का मतलब है कि चीज़ों का प्रयोग कुछ इस तरीके से किया जाए कि वर्तमान में हमारी भी ज़रूरत पूरी हो जाए और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी उन चीज़ों को बचा के रखा जा सके। तो उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण ना किया जाए, इसके लिए ज़रूरी है सतत विकास के लिए। कूड़ा किसी भी भूमि या पानी में या नदी में ना फेंका जाए, वरना इतनी प्रदूषित हो जाएंगी नदियाँ कि वो हमारे ही काम की नहीं रह जाएंगी। तो आगे वाली पीढ़ियों को हम कैसे उसमें उनके लिए बचा के रखेंगे। पठार क्या होता है? आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठी हुई मेज के समान सपाट भूमि जिसमें ढाल खड़े होते हैं। कुछ 100 मीटर से कई हज़ार मीटर तक ऊंचाई इनकी हो सकती है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। समुद्र तल से ये 4000 से 6000 मीटर है। अभी आगे मैं फिगर में आपको दिखाऊंगा अभी। भारत में दक्कन का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, केन्या, तंजानिया तथा युगांडा में पूर्वी अफ्रीकी पठार। खनिजों की प्रचुरता, अफ्रीकी पठार सोने एवं हीरे के लिए जाने जाते हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार कोयला, लोहा और मैंगनीज के लिए जाना जाता है। पठारों में नदियां ऊंचाई से गिरने के कारण बहुत से जलप्रपातों का भी निर्माण करती हैं। जैसे छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ एवं खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे एक पठार का चित्र आप देख सकते हैं। ये खड़े ढाल हैं और ऊपर से लगभग सपाट है, थोड़ा बहुत तो उबड़ खाबड़ रहता है लेकिन लगभग सपाट रहता है। मैदान के बारे में जान लेते हैं। तो माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे ये नहीं होते हैं। कुछ समतल होते हैं, कुछ उर्मिल होते हैं, कुछ तरंगित होते हैं। नदियों तथा सहायक नदियों द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। नदियाँ अपने साथ बहुत सारी मिट्टी बहाकर लाती हैं और उसको एक जगह पर निक्षेपित कर देती हैं। उन्हीं से इन मैदानों का निर्माण होता है और वो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों, पत्थर, बालू, सिल्ट को घाटियों में निक्षेपित करने से इनका निर्माण होता है। ये बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। परिवहन यहाँ पे आसान होता है मैदानों में पहाड़ी भागों की तुलना में। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले भाग इसीलिए ये होते हैं क्योंकि यहाँ पे
खेती बाड़ी अच्छी होती है और उसके अलावा परिवहन भी आसान होता है, तो लोगों के लिए यहाँ पे बसना बहुत सुविधाजनक हो जाता है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, चीन में यांगसी नदी का मैदान है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। गंगा का मैदान काफ़ी उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पे लोग निवास करते हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो भी देख सकते हैं मैदान का, कितना हरा भरा सा और कितना सुंदर दिख रहा है। तो ये था आपका ये चैप्टर। बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। 7वां चैप्टर होगा हमारा देश भारत। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।